नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको एक योग के बारे में बताएंगे जिसका नाम होता है शास्त्रकार सन्यासी योग। अब ये इस तरह के योग होते हैं जो हर किसी की कुंडली में जन्मांक में नहीं बनते हैं, कुछ लोगों में ही ये बनते हैं। क्योंकि ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि शास्त्र का ज्ञान जिसके पास हो उसको ही शास्त्रकार और शास्त्रज्ञ कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, तो ये किन लग्नों में ये योग बनता है उसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपको हम बताते हैं। धनु लग्न, मीन लग्न, मकर, कुंभ और मेष लग्न, और मेष के स्वामी होते हैं मंगल, उनकी ही दूसरी लग्न भी वृश्चिक लग्न, तो वृश्चिक के भी स्वामी होते हैं मंगल। इसीलिए हमने कहा तो गुरु के स्वामित्व वाली धनु और मीन लग्न हो गई, अर्थात गुरु और मकर कुंभ किनकी बनी? शनिदेव की। और मेष वृश्चिक बनती हैं मंगल। तो इन लग्नों में जन्म हो और लग्न पर ही अगर शनि देव की भी दृष्टि पड़ रही हो साथ में, क्योंकि हमने आपको बताया है अक्सर, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे पहले से, तो हमने बताया है शनि अर्थात शनिश्चर धीरे धीरे चलने वाला। तो जब किसी भी लग्न से संबंध शनि देव का हो जाता है तो हर काम में देरी, अच्छा होगा, अंतिम परिणति तो अच्छी ही कही जाती है। अब बहुत ही ज़्यादा उसमें अभी हमें नहीं इतना पढ़ना है, वो तो विवाद का विषय हो जाएगा, विवादास्पद बन जाएगा। तो अगर उनकी दृष्टि पड़ी है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी शास्त्रकार सन्यासी योग की बात कर रहे हैं। तो लग्न पर शनि की दृष्टि यदि हो, और क्या होनी चाहिए कंडीशन, और नवम भाव में गुरु हो, तो कुंडली में राजयोग भी ये माना जाता है और साथ में ये सन्यासी योग भी माना जाता है। तो राजयोग भी होता है, किंतु फिर भी मनुष्य शास्त्रकार संप्रदाय प्रवर्तक और पंथ प्रवर्तक होता है, मतलब वो ज्ञान की खोज जैसा करने वाला हो जाता है, ये माना जाता है। तो जो व्यक्ति ज्ञान में लगा रहेगा तो क्या होगा, ज्ञान को प्राप्त करेगा धीरे धीरे। अब क्यों कहा जाता है, देखो पढ़ना बताइए किसको पसंद होता है? बहुत सारे लोगों को पढ़ना लिखना नहीं पसंद होता है, लेकिन कुछ लोग करके जो दिखाना चाहते हैं, कुछ नाम करना चाहते हैं, कुछ पदवी प्रतिष्ठा सम्मान या धन प्राप्ति हेतु लगे रहते हैं, तो वो लोग अपनी विद्या अर्जन में भी लगे रहते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, ये एक दोस्त अगर कोई है तो किताब से अच्छा दोस्त कौन होगा, ये कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों पर, कितनी बार हमने कई लोगों को देखा है कि दूसरे का नाम लेके एस्ट्रोलॉजी के विषय में बड़ी आसानी से लोग, अरे बाबा ने ये कहा है वो कहा है। अरे गलत जगह पहुंचोगे, कोई कुछ कह दिया तो पहली बात तो इस तरह से कोई बात ही नहीं करता, तुम मरने वाले हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसी लोग बातें करके हंसी उड़ाते हैं, मतलब हंसी का पात्र बनाते हैं एस्ट्रोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजर उसको। तो इस तरह के लोग
अपने आप में मूर्ख कह सकते हो या फिर विक्षिप्त भी कह सकते हो, क्योंकि जिस चीज़ का नॉलेज ही तुम्हें नहीं है, असल में वो हंसी उड़ाते हैं तो वो खुद ही हंसी के पात्र बन जाते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि वो खुद हंसी का पात्र फिर बन जाते हैं, क्योंकि ये मूर्खता का ही लक्षण कहा जा सकता है। बेसिर पैर की जो आदमी बात करे तो तुम्हें अपने ऊपर मतलब अहंकार से ग्रस्त हो, मालूम तुम्हें है नहीं, नौसिखवे हो या क्या हो, अपने आप को 30 मार खान समझ रहे हो, तो दूसरों के ऊपर कटाक्ष करने का, व्यंग करने का तुम्हें अधिकार दे किसने दिया? पहले हमें ये तो बताओ। इतने इतने बड़े सब लोग हुए हैं, मतलब सबको एक सिरे से खारिज कर रहे हो, मूर्ख कह रहे हो। एक तो समस्या सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर अपने धर्म को बाकी लोग तो मानते हैं, लेकिन हिंदुओं के साथ समस्या ये है, इनको कोई और कहे और वो तो खुद भी कहते रहते हैं। अपने देवी देवता अपने प्रश्न उठाना ये क्या अच्छी बात है? क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, विश्वास श्रद्धा नहीं है। और कहा जाता है विश्वासम फलदायका। इतना सब कुछ कहा जा रहा है, सब मतलब सब कुछ ऐसे है, कोरी गप है। ये एक बहुत बड़े 30 मार खान विद्वान पता नहीं क्या अपने आप को समझ लिया, कौन से अहंकार में है, क्या है कि ऐसे लोग की तो लगता बात भी करना या कुछ कहना भी इन पे समय की बर्बादी करना ही है। लेकिन जब इस तरह की बातें आती हैं तो उसको कट करना या उसके बारे में बोलना भी ज़रूरी हो जाता है। तो जो इस तरह की बात करते हैं ना, तो उनको जवाब देने की आपके अंदर भी प्रियदर्शी को क्षमता होनी चाहिए। कोई गलत कहता करता दिखे, क्योंकि अगर नहीं रोकते हो ना तो फिर एक तरह से बढ़ावा देना, हाँ समय बर्बाद करना है ऐसे मूर्ख लोगों का जवाब देना, लेकिन ज़रूरी भी हो जाता है। क्योंकि गलत को वो सहमति समझ लेते हैं ना। अगर आप मौन रह गए, ठीक है, मौन एक शक्ति है, देखो मौन व्रत भी रह जाते हैं, लेकिन अगर गलत को गलत नहीं कह रहे हो तो उस गलत को बढ़ावा देना हो जाता है, वो ये भी तो कहा जाता है। तो आज हमने इसके बारे में जाना। अब एक और योग आपको हम बताएंगे। अब देखिए ये वाले तो उनको ही समझ में आएंगे जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, क्योंकि हर किसी को नहीं। हम ऐसी बातें बताते हैं जो सबके लिए हितकर हों। तो अब हम आपको योग वगैरह बताते रहेंगे और भी जो जानकारी। अब देखिए उसके बारे में हमें बताना है, नेक्स्ट वीडियो उसकी होगी। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा तो उसके बारे में, सभी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम बहुत जल्दी आपके समक्ष उपस्थित होंगे कि सभी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा। सूर्यदेव अपनी मीन राशि में अपने मित्र की राशि में आएंगे, अपने ही समान अच्छी स्थिति में होंगे। जैसे व्यक्ति अपने घर में अच्छी स्थिति में होता है, वैसे ही अपने मित्र के पास भी बहुत अच्छी स्थिति में माना जाता है। तो वो क्या प्रभाव देंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज आपको हम एक और अच्छे योग के बारे में बता रहे हैं, राजा सन्यासी योग। तो नवम स्थान में यदि चंद्रमा विराजित हो स्वयं और किसी भी ग्रह से दृष्ट ना हो, तब भी ये राजयोग बनता है। किसी ग्रह से दृष्ट नहीं है, लेकिन स्थान कौन सा है? ये अति शुभ स्थान माना जाता है। नवम स्थान अपने आप में संपूर्ण कुंडली का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। अब आपको हम धीरे धीरे बातें बताते रहेंगे, तो इससे आपको नॉलेज भी होगा और आपको अच्छा भी लगेगा प्रिय दर्शकों। लेकिन हमें जो ज़रूरी हैं उन योगों के बारे में, कि जो लोग जिज्ञासु हैं या ज़्यादा इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, तो वो भी इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। तो व्यक्ति राजा होके भी सन्यासी जैसा होता है, या सन्यासी होकर के भी राजसी जीवन और प्रतिष्ठा पाता है। मतलब बहुत ही सुखपूर्वक और मान प्रतिष्ठा से, स्वेच्छा से रहता है। मतलब वो इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ में लिप्त नहीं रहता है, सन्यासी की तरह भी होता है वो, लेकिन साथ में राजसी गुण भी पाए जाते हैं। जैसे भोजन भी होता है ना, जब देखिए अगर आपको शौक है, आपको एक दिन हम भोजन के विषय में, सभी राशियों के भोजन के बारे में बताएंगे। देखिए जब भोजन बहुत ज़्यादा प्रकार का, जैसे किसी को खाने का शौक होता है कि अचार भी होना चाहिए, रायता भी होना चाहिए, मिर्च होनी चाहिए, पापड़,
चटनी, तमाम तरह की सॉस, शेजवान सॉस भी हो और मंचूरियन सॉस हो, दम आलू, पनीर, कोफ्ते, सारी चीज़ें जब, तो ये क्या हुआ, ये राजसी भोजन हो गया। प्रिय मित्रों, ये आपको हम बताना चाहेंगे, ये सुस्वादु भोजन है। जैसे भजिया या तमाम तरह के जो पदार्थ हैं, कई तरह के जब आप व्यंजन अपने भोजन में शामिल करते हैं तो ये राजसी भोजन होता है। और वो सादा भोजन होता है कि सिंपल साधारण सी गेहूं की रोटी हो गई आटे की, और दाल एक, बस एक दाल से ही खा लिया, या एक सब्जी। तो ये वो कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, ये ऐसा भोजन हो गया सिंपल। और एक तो वो तो हम हमेशा मना करते हैं, नो नॉनवेज, फिर से हम कहेंगे, आई रिपीट, नो नॉनवेज बहुत नुकसान करता है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले में आपको हम विस्तार से बताएंगे भोजन के विषय में, क्योंकि ये चर्चा काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे, और क्या आपके लिए लक्की है ये हम बताते रहते अब तो इसके बारे में आप जान पाएंगे और इससे लाभ पाएंगे। और एक बात हम आपको ज़रूर कहना चाहेंगे, नो नॉनवेज तो हमने बोल दिया क्योंकि ये काफ़ी घातक सिद्ध हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है। अब हम ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन हम किसी लोगों को, बड़े बड़े कैसे कैसे लोगों को जानते हैं, बड़े बड़े जो काफ़ी नुकसान इन वजहों से उठा चुके हैं, किंतु हम किसी का नाम अभी, वरना कहेगा कि लोग अपने को आप वो करने के लिए, चलो वो चर्चा का विषय भी नहीं है। सबसे ज़रूरी बात ये हम बता रहे हैं आपको कि जूठा कभी नहीं खाना चाहिए किसी का, जितना हो सके प्रयास होना चाहिए। लोग बड़ा अपने को अपने बनने के पीछे, अरे हम बहुत मानते हैं और पता नहीं क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं, जूठा खा रहे हैं खुद ही मुंह से और निकाल के दूसरे को खिला रहे हैं, ये सब बहुत ख़राब होता है, क्योंकि निगेटिविटी भी इसमें एक्सचेंज हो जाती है। तो इसके विषय में हम एक दिन बहुत विस्तार से चर्चा कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कैसा लगा आपको? सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।